हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और मैं आपके सामने हाजिर हूं एक और लेटेस्ट लीगल अपडेट के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीगमी की। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर पॉलीगमी अलाउड है, लेकिन उस पॉलीगमी की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं जिसमें आप मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उस सिचुएशन की जब एक मुस्लिम आदमी अपनी पहली पत्नी के होने की बात को छुपाकर किसी दूसरी महिला से शादी कर लेता है, और दूसरी महिला उससे शादी ही ये सोचकर करती है कि ये पहले से इसकी कोई पत्नी नहीं है, ये अनमैरिड व्यक्ति है। और फिर जब वो शादी करती है, शादी के बाद उसको पता चलता है कि इसकी तो पहले से शादी हो चुकी है, तो वो महिला कहती है कि मेरी इसके साथ जो शादी है वो वैलिड नहीं है, वो शादी वॉइड है, इसको बिगमी के लिए इसके ऊपर चार्ज लगना चाहिए, इसको बिगमी के लिए कन्विक्ट किया जाना चाहिए, यानी दूसरी शादी करने के लिए इसके खिलाफ सजा सुनाई जानी चाहिए, और साथ ही उसके ऊपर रेप का केस भी फाइल कर देती है। तो ये एक वाकया हुआ जो कि यूपी के अंदर हुआ। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में एक फैसला सुनाया है। इस फैसले को डिस्कस करेंगे कि क्या मुस्लिम आदमी को बिगमी के लिए, अगर दूसरी शादी वो करता है तो क्या उसके लिए उस केस में बिगमी के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो निशा_लांबा 07 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, और टेलीग्राम पर मेरा चैनल है निशा_लांबा 1511 के नाम से। और आप जजमेंट का नाम भी देख सकते हैं। जजमेंट का नाम है फुरकान एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर 2025 इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये हाल ही का जजमेंट है। इसके अंदर बेंच जो थी उसमें एक ही जज थे, जिसमें जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल हैं। तो कहानी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक आदमी, पहले से शादीशुदा मुस्लिम आदमी जिसने पहले से शादी कर रखी है, वो किसी दूसरी महिला से मिलता है, उससे अपनी पहली शादी की बात के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता है। वो महिला सोचती है ये अनमैरिड आदमी है, और फिर वो उससे शादी कर लेती है। शादी करने के बाद उसको पहली शादी के बारे में जब पता चलता है तो वो उसके खिलाफ FIR फाइल करती है रेप की, कि इसने मेरे साथ रेप किया है, और दूसरा कि जो इसने दूसरी शादी की है इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ये बिगमी के अंदर आना चाहिए। तो अब इस केस के अंदर कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो लॉ है उसको डिस्कस करता है कि क्या कानूनी प्रावधान है, क्या कानूनी पोजीशन है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर मैरिजेस को लेकर। तो देखिए, ये बात कोर्ट ने डिस्कस की कि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर एक आदमी 4 शादियां कर सकता है, उसको अलाउड है। लेकिन कोर्ट ने ना इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट डिस्कस किया था कि कुरान अलाउ तो करता है 4 शादियां एक मुस्लिम आदमी को, लेकिन उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस सिचुएशन में अलाउ की गई थी। जब कुरान के अंदर ये लिखा गया था उस दौरान अरब जो देश हैं वहां पर बहुत ज्यादा वॉर वाली सिचुएशन थी, युद्ध वाली सिचुएशन थी, जिसके अंदर काफी सारे मुस्लिम आदमी मारे जा रहे थे। अब वो मुस्लिम आदमियों को जब मारा जा रहा था तो फिर उनकी जो पत्नियां थी वो विडो हो रही थी, विधवा हो रही थी, उनके जो बच्चे हैं उनके सर से बाप का जो साया है वो हट रहा था। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कुरान के अंदर अलाउ किया गया था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर बच्चों की देखरेख करने के लिए, उसकी जो विधवा है उनकी देखरेख करने के लिए अगर कोई मुस्लिम आदमी एक से ज्यादा शादी करता भी है तो उस केस में एक से ज्यादा शादियां अलाउड हैं। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो विधवा हैं और जो बच्चे हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। लेकिन आज के समय में ये जो कुरान के अंदर अलाउ किया गया है पॉलीगमी को, इसको मिसयूज कर रहे हैं मुस्लिम में। उस समय में शायद समय की मांग थी कि पॉलीगमी अलाउ करना जरूरी है, क्योंकि आदमी कम थे, विधवा औरतें ज्यादा थी, उनके जो ऑर्फन्स थे वो और भी ज्यादा थे। तो इस वजह से रिक्वायरमेंट ये थी, समय की मांग थी, और इस वजह से परमिशन थी, क्योंकि वहां पर एक सोशल पर्पस ध्यान में था कि सोशल पर्पस है। कुरान में ये चीज बोली गई है, आपको अपने से पहले देखना है कि कोई बच्चा जो है उसकी अपब्रिंगिंग में कोई प्रॉब्लम ना है, तो अपने से पहले आपको ऑर्फन की अपब्रिंगिंग का ध्यान रखना है, और फिर आप अपने आप को देखेंगे। तो अगर आपको लगता है कि बच्चे की अपब्रिंगिंग आप बिना शादी करे नहीं कर पा रहे हैं, मान लो आपको पहले तो आपको यही कोशिश करना है कि बिना शादी करे आप कोशिश करिए कि किसी दूसरे का बच्चा है जो ऑलरेडी गुजर चुका है तो उसके बच्चे की आप पालन पोषण आप कर लें। बट अगर आप ठीक से पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसकी जो माँ है उसके साथ आप शादी कर सकते हैं, और शादी करके उस पत्नी को, मतलब वो आपकी पत्नी बन गई और वो आपका बच्चा बन गया, तो उसको आप अपनी पहले वाली पत्नी के बराबर रखेंगे और बच्चों को भी बराबर ट्रीट करेंगे। ये है कुरान के अंदर जो एक ड्यूटी है मुस्लिम आदमियों की। लेकिन कुरान की जो कुरान परमिशन देता है, इस परमिशन को गलत तरह से इंटरप्रेट करके आज के समय में मॉडर्न मुस्लिम आदमी इसको मिसयूज कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि हमें 4 शादियां अलाउड हैं तो हम 4 शादियां कर सकते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पर सरला मुदगल और
लिली थॉमस का जो जजमेंट है, इन दोनों ही जजमेंट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ये कहा था कि जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आया जाए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसी बात के साथ सहमति जताई कि आज के समय में जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आया जाए, क्योंकि जो पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर सिचुएशन थी वो अब चेंज होना जरूरी है, समय की अब मांग बदल चुकी है। तो इस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सहमति जताई। उनका भी कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी आना चाहिए, राइट। उसके साथ साथ कोर्ट ने यहाँ पर कुछ चीजें डिस्कस की, क्या कंडीशंस हैं आपकी जो सेकंड थर्ड फोर्थ मैरिज है कब वैलिड होगी। तो देखो यहाँ पर कुछ क्लैरिटी आपको दे देती हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अगर एक शादी करता है, मतलब उसकी जो पहली मैरिज है अगर वो उसने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ही की है और फिर उसके बाद वो दूसरी, तीसरी या चौथी शादी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत करता है, तो फिर ऐसे में जो चारों शादियां हैं वो वैलिड होंगी, ठीक है। वो बात और है कि किसी और कारण की वजह से वो वॉइड हो तो अलग बात है। मतलब जैसे मान लो आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी कर लेते हैं, जहां पर आपका लॉ अलाउ नहीं करता है, ऐसी महिला से शादी कर लेते हैं जो कि शायद आपके बहुत करीबी रिश्ते में आती है, तो फिर तो वहां पर अलाउड नहीं होगा। बट अदरवाइज अगर फिर तो वहां पर वो मैरिज वॉइड होगी, बट वो किसी और कारण की वजह से है, पॉलीगमी की वजह से नहीं है कि आपने एक से ज्यादा शादी की इसलिए मैरिज वॉइड है, उसकी वजह से नहीं है। तो मतलब अगर पहली शादी आपकी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई है तो फिर उस केस में आप दूसरी, तीसरी और चौथी शादी, ये चारों शादियां वैलिड होंगी, ये शादियां वॉइड नहीं होंगी, ठीक है। अब दूसरी चीज इसके अंदर क्या ध्यान रखने वाली है वो ये कि अगर आपने पहली शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की है, या हिंदू मैरिज एक्ट के तहत की है, या फिर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत की है, या फिर फॉरेन मैरिज एक्ट या पारसी मैरिज और डिवोर्स एक्ट, मतलब किसी और कानून के तहत आपने पहली शादी की है, आपकी पहली शादी सही है, अब उसके बाद आप धर्म बदलकर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, धर्म बदलकर आप दूसरी शादी करते हैं, तो जो दूसरी शादी होगी ना वो वॉइड होगी। यहां पर मैं आपके लिए क्लियर कर दूं, हेमा मालिनी का ऐसा केस था। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे हैं पहली बीवी से, सनी देओल और बॉबी देओल। उसके बाद उनकी पहली शादी उन्होंने तलाक नहीं लिया था, अपनी पहली पत्नी से उन्होंने तलाक नहीं लिया और उनको हेमा मालिनी पसंद आ गई और हेमा मालिनी के साथ उन्होंने धर्म बदलकर दूसरी शादी कर ली। जो उनकी शादी हेमा मालिनी के साथ है वो वॉइड है एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू द लॉ। क्यों? क्योंकि उनकी पहली शादी जो अपनी उनकी पहली पत्नी के साथ हुई थी वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई थी, और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो उनकी शादी हुई है उसके बाद जब आपने दूसरी शादी धर्म बदल कर की है तो वो दूसरी शादी धर्म बदलने के बाद भी वॉइड होगी। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहली शादी इनमें से किसी भी कानून के तहत करते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, इनमें से किसी भी लॉ के तहत अगर आप पहली शादी करते हैं और उसके बाद आप धर्म बदलते हैं, उसके बाद आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं और फिर दूसरी शादी करते हैं, तो आपकी दूसरी शादी वॉइड होगी, क्योंकि यहां पर जो आपने धर्म बदला है वो आपने शादी करने के लिए बदला है और आप इस तरह से धर्म बदलकर इस कानून के तहत, मतलब ये जो एक्ट हैं, जो ये लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है, इन स्टैट्यूट्स के अंदर जो लॉ आपको देखने को मिलता है, इनके प्रावधानों को आप एस्केप नहीं कर सकते हैं। मतलब आप इनसे बचने के लिए अगर धर्म बदल रहे हैं तो आपको कोई भी रक्षा नहीं मिलेगी, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आपकी जो दूसरी मैरिज है वो वॉइड होगी और साथ ही साथ आपके खिलाफ जो बिगमी की प्रोसीडिंग्स हैं वो चलाई जाएंगी, जो 494 आईपीसी के अंदर दे रखी थी पहले, वो आपको बिगमी के लिए आपको लायबल किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा एक सिचुएशन पे जो लोगों को डाउट रहता है ना कि पहली शादी तो हमने अपनी कर ली अपने धर्म में रह के, अब दूसरी शादी हम मुस्लिम बनकर कर लेते हैं, तो वो अलाउड नहीं है, लॉ इस चीज को अलाउ नहीं करता है, राइट। तो इस वजह से ये जो सेकंड मैरिज है ये वॉइड होगी और इसमें 494 आईपीसी भी अट्रैक्ट होगा। अब तीसरी चीज जो कोर्ट ने यहां पर डिस्कस की थी वो ये की थी कि अगर कोई मैरिज, मुस्लिम मैरिज वैलिड है या वॉइड है, ये डिसाइड करना है तो ये कौन डिसाइड करेगा, किसके पास ज्यूरिसडिक्शन है। तो इसके लिए कोर्ट ने शरिया एक्ट को डिस्कस किया था। देखो शरिया एक्ट जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर, शरिया एक्ट है, शरिया एक्ट 1937, उसके अंदर सेक्शन 2 के अंदर क्या लिखा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन है मैरिज से रिलेटेड तो उस क्वेश्चन को मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ में और सेक्शन 4 के अंदर भी वहां पर कोई अथॉरिटी नहीं दे रखी कि कौन डिसाइड करेगा इस क्वेश्चन को। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में ट्रेडिशनली एक शादी वैलिड है या नहीं है ये कौन डिसाइड करता था? मौलवी डिसाइड करता था।
लेकिन अब क्या मौलवी डिसाइड करेगा? तो उसके लिए कोर्ट ने फिर डिस्कस किया कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 में आ गया था। जब 1984 में फैमिली कोर्ट्स एक्ट आया तो उसके अंदर ये प्रावधान दिया गया कि किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी शादी का क्वेश्चन हो, मतलब शादी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, वो फैमिली कोर्ट डिसाइड करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। समझ में आई बात? तो यहां पर क्या लिखा है? क्वेश्चंस रिलेटिंग टू वैलिडिटी ऑफ मैरिज रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन कैन नाउ बी डिसाइडेड बाय फैमिली कोर्ट अंडर सेक्शन 7। तो जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट का सेक्शन 7 है वो ये साफ साफ कहता है कि शादी से संबंधित जो भी सवाल हैं उनको डिसाइड करने का जुरिस्डिक्शन फैमिली कोर्ट के पास है, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो। और क्योंकि फैमिली कोर्ट्स एक्ट एक स्पेशल लॉ है तो इसीलिए वो शरिया एक्ट को ओवरराइड करेगा, और इस वजह से जो ये सवाल है कि कोई शादी वैलिड है या वॉइड है, चाहे वो मुस्लिम की ही मैरिज क्यों ना हो, उसको फैमिली कोर्ट डिसाइड करेगा। और इसके अंदर 494 वाले सवाल भी आ जाते हैं कि बिगमी होगा या नहीं होगा, ये भी फैमिली कोर्ट डिसाइड करेगा। तो ये पॉइंट्स कोर्ट ने इस जजमेंट में डिस्कस किए थे, और फिर उसके बाद ये सब पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद कोर्ट ने जो सिचुएशन थी, जो कहानी थी, जिस महिला ने केस फाइल किया था, उसके केस में कोर्ट ने कहा कि देखिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने पहली शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत की थी, और क्योंकि उनका जो कानून है मुस्लिम पर्सनल लॉ वो उनको अलाउ करता है 4 शादियां करना, तो आपकी जो सेकेंड मैरिज हुई है वो वैलिड है। तो इस वजह से यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि बिगमी हुई है। 4 शादियों तक कोई बिगमी की प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट स्टार्ट नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि उनका जो पर्सनल कानून है वो उनको अलाउ करता है। और क्योंकि शादी हो चुकी है तो इस वजह से ये रेप की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा। मैरिटल रेप जो है इंडिया में कंसिडर ही नहीं किया जाता है एक ऑफेंस। तो इस वजह से ना तो 494 लगा और ना ही उसके ऊपर रेप का चार्ज लगा, और इस वजह से जो एफआईआर फाइल की गई थी उसको कोर्ट ने क्वॉश अभी मतलब कोर्ट ने कहा इसमें चार्जेस नहीं बन रहे हैं, वैलिड है। अभी इसके अंदर फाइनल जजमेंट नहीं आया है, लेकिन जितना अभी तक डिस्कशन हुआ इस जजमेंट के अंदर वो मैंने आपको बता दिया है। हालांकि इसमें अभी 26 मई को कोर्ट ने दोबारा से हेयरिंग के लिए, इसको सुनवाई के लिए रखा है, जजमेंट को रिजर्व किया है। तो देखते हैं आगे क्या और आता है इसके अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, लेकिन ये है कि अब ये जो मुस्लिम महिला है उसके साथ गलत तो हुआ है, तो वो क्या कर सकती है? वो 415 आईपीसी, जो अब प्रोविजन चेक करना पड़ेगा इसका बीएनएस में कहाँ है, वो चीटिंग का केस हस्बैंड के अगेंस्ट फाइल कर सकती है, तो वो उसके अगेंस्ट डिसेप्शन का केस फाइल कर सकती है। तो ये उसके पास रेमेडी है। चलिए, अब मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी की सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं और आपको ऑफर चाहिए, तो आज आपके पास है आखिरी दिन, रात के 12 बजे तक आपके पास ये ऑफर अवेलेबल है। जो अनअकैडमी जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन आपको पूरे 28,500 में मिल रहा है 2 साल के लिए, और ये ऑफर सिर्फ आज तक के लिए अवेलेबल है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको सभी स्टेट्स की जुडिशरी का प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा, मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन खरीदकर आप सभी स्टेट्स की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपके सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, और आपका जो जीके का पोर्शन है, आपका लैंग्वेज का पोर्शन है, ये सब इसमें कवर करवाया जाएगा। आपके मॉक सेशंस भी होंगे, मतलब मॉक टेस्ट वगैरह, आपके मेंस आंसर राइटिंग के टेस्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं 28,500 में 2 साल के लिए। बट अगर यही सब्सक्रिप्शन आपको 3 साल के लिए चाहिए तो ये आपका बन जाएगा 34,999 का। और अगर इसमें आपको बुक्स भी चाहिए तो यही सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 36,499 का 2 साल का, एंड 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपका बुक्स के साथ है 42,999 का। तो आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं, जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कोड इस्तेमाल नहीं करोगे। आपको एक कोड चाहिए होगा, तो आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, निशा लांबा, NISHA विदाउट एनी स्पेस आप टाइप करेंगे, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप स्पेशल क्लासेस लगाना चाहते हैं अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो 22 से लेकर 24 मई तक अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है मायाथॉन। ये क्लास कार्निवल है। इसके अंदर आपकी क्लासेस होंगी स्पेशल लिमिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, BSA, SRA और BNS। ये जो क्लासेस हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। अनअकैडमी जुडिशरी का ऐप डाउनलोड करके आप इन क्लासेस को किसी भी टाइम नहीं, मतलब ये टाइम दे रखा है, शेड्यूल दे रखा है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेड्यूल का एक्सेस कर सकते हैं। ये एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे और ये डेज हैं, थर्सडे से सैटरडे 3 दिन की क्लासेस होंगी। ये फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, तो आप इनको अटेंड कर सकते हैं। एक और सब्सक्रिप्शन है प्लस और आइकॉनिक का, मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ आइकॉनिक प्रो भी एक सब्सक्रिप्शन है। ये एक नया ऑप्शन है, इसके अंदर आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। प्लस और आइकॉनिक वाले दोनों फीचर्स इसमें हैं। प्लस इसके अंदर आपको अनलिमिटेड करियर गाइडेंस भी मिल रही है, अनलिमिटेड मेंटोरशिप मिल रही है बाय योर फेवरेट एजुकेटर। आपके स्पेशल सेशंस भी कंडक्ट होंगे, जैसे डाउट सॉल्विंग, मेंस आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर सिलेबस, तो ये सारे इस तरह के सेशंस होंगे। ठीक है, तो मतलब आपकी जो एकेडमिक नीड्स हैं उसके अलावा आपकी जो स्ट्रैटेजी वगैरह से रिलेटेड हैं वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका है आरंभ बैच। आरंभ बैच के अंदर आपको सभी स्टेट्स के सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है। इसके अंदर मैं आपको पॉक्सो करवा रही हूँ। अगर आपको मेरी पॉक्सो की क्लासेस लगानी है, सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे प्लस आइकॉनिक प्रो, आपको एक्सेस सभी क्लासेस का मिलेगा। तो कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप इसके अंदर पॉक्सो की क्लासेस 11 बजे मेरी लगा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।